हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर छाया सक्सेना। चलिए आज संचयन का स्मृति चैप्टर पढ़ते हैं। ये श्रीराम शर्मा जी ने लिखा था और इस चैप्टर में श्रीराम शर्मा जी ने कुछ अपनी यादें आप लोगों के साथ साझा की हैं, इसमें लिखी हैं। और स्मृति का मतलब ही होता है यादें। तो श्रीराम शर्मा जी ने बताया है कि इसमें बचपन में क्या हुआ था। शॉर्ट में मैं बता रही हूँ पहले आपको कि इनके जो बड़े भाई थे श्रीराम शर्मा आचार्य जी के, उन्होंने कहा कि जाओ मेरी चिट्ठियां डाल आओ जाके। फिर रास्ते में चिट्ठियां डालने के रास्ते में बीच में एक कुएं में सांप पड़ा हुआ था। तो श्रीराम शर्मा जी ने वो चिट्ठियां उनकी कुएं में गिर गई थी। तो श्रीराम शर्मा जी ने उसमें ये सारा वृत्तांत सुनाया है, कैसे चिट्ठियां कुएं में गिरी, कैसे उन्होंने उठाया, सांप के साथ क्या क्या उनके साथ हुआ। ये सारा वर्णन स्मृति पाठ में उन्होंने किया है। बहुत सुंदर मतलब पाठ है। और इसमें इतना सुंदर वर्णन किया है अपने बचपन की घटना का। बिल्कुल जैसे लग रहा है सजीव चित्रण कर दिया है और बहुत ही रोमांचक शैली यूज की है। तो चलिए अब पढ़ते हैं श्री राम शर्मा जी का स्मृति। सन 1908 की बात है, दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। अब बता रहे हैं ये कहानी कब की है, 1908 की है। या तो 1908 में दिसंबर, आखिरी लास्ट दिसंबर की कहानी है क्योंकि ये यादें हैं, एग्जैक्टली नहीं बता पा रहे, दिसंबर के ये लास्ट की है या जनवरी स्टार्टिंग की ये कहानी है। तो अब लेखक बता रहे हैं चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला जाड़ा मतलब क्या होता है? चिल्ला मतलब होता है बहुत अधिक ठंड का पड़ना। ठीक है, चिल्ला मतलब होता है कड़ी सर्दी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और बढ़ गई थी। शीत मीन्स ठंड। शीत मीन्स क्या होता है? शीत मीन्स होता है ठंड। और चिल्ला हो गया बहुत तेज की सर्दी। तो अब ये बता रहे हैं कि बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी उन दिनों। और सायंकाल मतलब, सायंकाल मीन्स होता है शाम। सायंकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। अब ये कहानी सुना रहे हैं, पूरी अपनी बचपन की पुरानी यादें बता रहे हैं कि जनवरी के आसपास का टाइम था और शाम का टाइम था। क्योंकि बारिश हो गई थी तो भयंकरता ठंड की बहुत बढ़ गई थी, बहुत अधिक ठंड हो गई थी। तो कई साथियों के साथ मैं मतलब कोई श्री राम शर्मा आचार्य, मैं झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बता रहे हैं ये कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बेर तोड़ के खा रहा था कि एक आदमी गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं। अब ये इसमें तो कुछ भी नहीं है, देखिए सिंपल सा है कि लेखक को बोला किसी ने कि आपके भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ। मैं घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था और लेखक के साथ में उनके छोटे भाई भी थे। भाई साहब की मार का डर था इसलिए सहमा हुआ चला जाता था। अब ये दो भाई थे ना, लेखक और उनके छोटे भाई, ये बड़े डर के मारे डरे हुए थे कि अरे बड़े भैया ने बुलाया है, क्या बात होगी। बहुत डर रहे थे। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। कसूर मतलब कौन सा दोष, कौन सी गलती कर दी। अब ये ऐसा सोचते सोचते घर में घुस रहे थे कि हे भगवान, बड़े भाई डांटेंगे, हमसे क्या गलती हो गई है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ में नहीं आता था कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। आशंका मतलब ऐसा इनको इस बात की मतलब डर था, आशंका को डर कह सकते हैं, ऐसा डर था कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो। पेशी मतलब बुलावा। ये जो बुलावा आया है, पेशी का मतलब हुआ यहाँ पर क्या है, पेशी का मतलब बुलावा से, कि जो बुलावा आया है कहीं इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमने कोई गलती कर दी है बेर खाने से रिलेटेड। ठीक है। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। पर इन्होंने जब घर के अंदर घुसे तो देखा भाई साहब एक लेटर लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को ले जाकर, ठीक है, भाई साहब ने क्या बोला, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाक खाना। अब मक्खनपुर एक इनके गांव से आगे जगह है, मक्खनपुर जगह, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मक्खनपुर डाक खाने में लेटर डालाओ, तेजी से जाना जिससे शाम की डाक में चिट्ठियां निकल जाएं, ये बड़ी जरूरी है। अब इसमें क्या बता रहे हैं, जब ये लोग डरते डरते घर पहुंचे दोनों भाई, तो इनके बड़े भाई ने कहा ये लो चिट्ठी और जाके मक्खनपुर के डाक खाने में डालाओ और जल्दी से जाना, जिससे क्या होगा, तो जो शाम को डाक निकलती है ना, डाक निकलने का समय होता है, मतलब
वो जो एक आपने पत्र पेटी देखी होगी लाल लाल कलर की, पहले हुआ करती थी, तो उसमें सुबह और शाम कुछ टाइम निश्चित होते हैं जिसमें से सारी चिट्ठियां निकाल करके भेज दी जाती हैं उनके गंतव्य पर, मतलब जहां चिट्ठियों को जाना है। तो बड़े भाई ने कहा जल्दी जल्दी फटाफट तुम लोग जाओ और शाम की डाक निकले इससे पहले ही तुम भी डालो, जिससे शाम को ही मेरी चिट्ठियां चली जाए। ठीक है, और ये बहुत अर्जेंट है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। जाड़े के दिन थे। ठीक है, तिस पर मतलब उस पर कह सकते हैं। एक तो जाड़े के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कपकपी लग रही थी। हवा मज्जा तक ठुठुरा रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। मज्जा कहते हैं बेटा हड्डियों के भीतर एक जो मुलायम पदार्थ होता है ना हड्डियों के भीतर, उसको कहते हैं मज्जा। कहने का मतलब है इतनी भयंकर ठंड थी कि हड्डियां तक जिसे लग रहा था ठिठुर रही हैं। इसलिए इन लोगों ने, बच्चों ने क्या किया, अब इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। तो माँ ने एक धोती दी थी, उसको इन्होंने कानों से बांध लिया। माँ ने भुजाने, भुजाने मतलब होता है भुनवाने, जैसे चना भुजाते हैं ना, चना को भून लो तो उसको भुजाना कहते हैं। तो माँ ने जो भुजाने के लिए थोड़े चने धोती में बांध दिए। अच्छा, चूंकि ये लोग लेटर लेके जा रहे थे तो माँ ने कहा ये चने भुजा लेना रास्ते में कहीं से, और वो चने उन्होंने धोती में बांध दिए थे। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। उस समय बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं। अब ये ना एक बात बता रहे हैं कि जो हम लोग दो डंडे लेकर चले थे, छोटा भाई ने डंडा लिया, कम ने लिया, और उस टाइम में मतलब इतनी पुरानी बात, बचपन में डंडे से जितना प्यार था उतना तो आज राइफल मतलब पिस्टल से भी नहीं है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन किसको कहते हैं? नारायण मतलब विष्णु जी का वाहन होता है गरुड़। तो यहाँ मतलब है, यहाँ नारायण वाहन से मतलब है कि ये डंडा बिल्कुल किसी के लिए मौत भी ला सकता है। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था, मतलब सांपों के लिए तो वो नारायण का वाहन अर्थात गरुड़। गरुड़ होते हैं ना, जैसे गरुड़ जो सांप को पकड़ लेते हैं और सांप को खत्म कर देते हैं। तो ये उदाहरण दिया जा रहा है कि मेरा डंडा सांप के लिए तो उसकी मौत का ही समझ लो एक चीज बन चुकी है। ठीक है, कि इस डंडे से मारेंगे तो सांप तो कहीं होगा, मर ही जाएगा। बहुत सारे इस डंडे से उन्होंने सांप मारे हैं। मक्खनपुर के स्कूल, अब मक्खनपुर कौन सी जगह है बच्चों बताना? मक्खनपुर वही है जहां पर ये इनको चिट्ठियां डालनी है। तो ये बता रहे हैं मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रति वर्ष उससे आम झुरे जाते थे। झुरे जाने का मतलब क्या होता है? झुरे जाने का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है बच्चों, तो कह रहे हैं मक्खनपुर का जो स्कूल था, एक सेकंड बच्चों, झुरे झुरे का मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो मक्खनपुर के स्कूल और गांव, इनका जो गांव था और मक्खनपुर का स्कूल था, उनके बीच में ना आम के पेड़ पड़ते थे। तो आम के पेड़ से हर साल आम तोड़े जाते हैं। तो वही बता रहे हैं, और ये डंडा धड़ाधड़ धड़ाधड़ आम के पेड़ से आम को तोड़ता था। तो इस कारण वह मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था। प्रसन्न वदन मीन्स क्या होता है? खुशी खुशी वाला चेहरा। प्रसन्न वदन मतलब प्रसन्न चेहरा, खुश वाला चेहरा। तो अब ये बता रहे हैं कि हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। बड़े खुशी खुशी ये दोनों बच्चे चिट्ठियां लेकर के मक्खनपुर जा रहे थे, डंडा भी लिए हुए थे साथ में। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया, और क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी। इन दोनों बच्चों ने कुर्ते पहनी हुई थी, कुर्ते में पॉकेट्स नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया, टोपी उतारी, टोपी के अंदर वो चिट्ठियां रखी और फिर टोपी पहन ली। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? बहुत आसान सी कहानी है। इन शॉर्ट एक बार और बताएं कि भाई ने जो चिट्ठियां दी थी, इन लोगों ने क्या किया, उसको टोपी के अंदर रख लिया। वो चिट्ठियां मक्खनपुर के डाकघर में डालनी थी, और इनके स्कूल और मक्खनपुर के बीच में आम के पेड़ पड़ते थे, जिससे हर साल आम तोड़े जाते थे, तो इनके डंडे से भी आम तोड़े जाते थे। ठीक है, मतलब ये बच्चे डंडे से खुद भी आम तोड़ लेते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। तो अब बता रहे हैं कि हम दोनों खूब उछलते कूदते हुए जा रहे थे। कहां पर जा रहे थे? मक्खनपुर जा रहे थे। और अब क्या हुआ कि एक ही बहुत जल्दी जल्दी लोग भाग रहे थे, थोड़ी ही दूर पहुंचे थे
कि एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। ये गांव से 4 फरलांग की दूरी पर ही आए थे और इतनी ही कम दूरी पर आकर जैसे ही ये इतने आगे बढ़े, 4 फरलांग आगे बढ़े, तो एक भयंकर काला सांप था। वो कहाँ सांप था? कुएं के अंदर। और कुआं कैसा था? कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। मतलब हाथ से अगर नापे तो 24 हाथ के बराबर उस कुएं की गहराई थी और उसमें पानी ना था, सूखा कुआं था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था। अभी लोग सोच रहे पता नहीं कैसे ये सांप उसके अंदर गिरा था। ऐसा बताया जा रहा है कि वो सूखा कुआं था और गांव से उसकी दूरी 4 फरलांग थी और वो कुआं कच्चा था, उसमें पानी नहीं था और पता नहीं कैसे सांप उसमें गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। अब ये बता रहे हैं कि हमको तो ये पता है कि 2 महीने से वो सांप उस कुएं में पड़ा हुआ था। बच्चे मक्खनपुर में जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, मक्खनपुर में स्कूल था, वहां पढ़ने के लिए जाते थे। तो इन बच्चों की पूरी टोली थी, वो टोली बड़ी नटखट थी। बच्चे बचपन में नटखट ही होते हैं। तो वो बानर सेना मतलब ऐसा लगता था जैसे बंदरों की सेना हो और ऐसी नटखट टोली थी। तो अब ये फिर एक यादें अपनी बता रहे हैं। फिर उस वक्त ही सोच रहे हैं कि एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकना मतलब होता है उचक के देखना, ठीक है। उझकना मतलब क्या हुआ? उचक कर, पंजों के बल उचक करके देखना, ठीक है। तो अब ये फिर जब ये कुएं के पास पहुंचे थे ना, तो फिर से अपने बचपन की और पीछे की बात याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग एक बार ना स्कूल से लौट रहे थे तो हमने सोचा लाओ कुएं में उचक करके देखें। सबसे पहले उचकने वाला मैं ही था। कुएं में झांक कर एक ढेला फेंका। ढेला मतलब क्या होता है? एक पत्थर, छोटा सा एक पत्थर फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। तो कह रहे हैं जब उचके तो सबसे पहले ना बच्चों की जो टोली थी उसमें मैं से मतलब है लेखक, मैं ही उचका और एक पत्थर फेंका। तो हम देखना चाह रहे थे कि पत्थर की आवाज बाद में कैसी आती है। उसको सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। प्रतिध्वनि मतलब होता है ना, एक बार आवाज को बोलो तो जो लौट कर आवाज आती है उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। मतलब किसी शब्द के बाद सुनाई पड़ने वाली उसी से उत्पन्न ध्वनि। जैसे हमने बोला राम, तो राम की ध्वनि टकराई और फिर वापस आएगी आवाज राम, तो जो वापस आवाज आएगी उसको हम बोलेंगे प्रतिध्वनि, ठीक है। तो बच्चे ने पहले तो एक ढेला फेंका, उसकी आवाज सुनी। उसके बाद खुद बोले, उसकी आवाज सुनने की इच्छा थी। बोले नहीं, अभी बोले नहीं है, उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। जब हम लोग इसमें से आवाज लगाएंगे तो वो कैसी आएगी, ऐसी उन्होंने इच्छा की। पर कुएं में जो ही ढेला गिरा, त्यों ही एक फुसकार सुनाई पड़ी। अब जैसे इन्होंने ना पत्थर कुएं में डाला तो क्या हुआ, एकदम से फुंकार की आवाज आई। क्यों आई बच्चे बताओ? क्योंकि उसमें तो सांप था। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। तो जैसे ही फुंकार की आवाज आई, सांप की फुंकार की आवाज आई, किलोले का मतलब क्या होता है? क्रीड़ा करना, खेलना। तो वो जब सांप की फुंकार की आवाज आई तो सारे बच्चे ऐसे चौंक गए, ऐसे चौंके। अब इसकी तुलना की जा रही है किससे? कि मान लो मृग समूह मतलब हिरणों का झुंड। जैसे हिरणों का झुंड कहीं से जा रहा हो और अचानक से कौन आ जाए? कुत्ता अचानक से भौंक दे। तो जैसे बच्चे एकदम से डर जाते हैं ना, सरप्राइज हो जाते हैं, तो वैसे ही हम सब बच्चे चौंक गए उस की इसकी सांप की फुंकार से। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका और कुएं में आने वाले क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कहे लगाए। कह कहे मतलब ठहाके लगाए। अब क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया कि पहले तो पत्थर फेंका, फिर आवाज लगाने की इच्छा जाहिर की, फिर जब अंदर से सांप फुंकारा तो ये ऐसे चौंके जैसे कि हिरणों का झुंड चौंक जाता है। किसकी धुन से? आवाज से, कुत्ते की भौंक से। तो अब इन लोगों ने क्या किया, उसके बाद उछल उछल कर सारे बच्चे एक एक उसमें पत्थर फेंकने लगे और जब उसकी सांप की गुस्से वाली फुसकार आ रही थी उस पे हंस रहे थे ये बच्चे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? बड़ी मजेदार कहानी है बच्चों, अच्छा लग रहा है ना सुनने में? गांव से अब आगे फिर बता रहे हैं। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय प्रायः प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। डेली का इन लोग का काम था। ये लोग डेली स्कूल जाते थे, रोज ही इसमें
कुएं में पत्थर फेंकते थे। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। अब रोज का काम क्या था बच्चों का, पहले की बात बताई जा रही है। जब ये दोनों बच्चे कुएं के पास पहुंचे थे ना, उस समय का वापस ये पुराना सोच रहे हैं कि हम लोग तो यहाँ रोज ही आते हैं, रोज ट्रॉली बना करके सब पत्थर डालते हैं, सबसे पहले मैं ही डालता हूँ। और रोज मैं क्या करता हूँ, टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंक देता हूँ। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है वो जो डेली कोई काम करते रहो फिर उसकी इच्छा हो जाती है ना, मन का किसी भी एक विषय पर जो झुकाव होता है, नेचर होता है किसी भी। तो कह रहा है अब इनकी तो आदत पड़ चुकी थी, है ना, कुएं में ढेला फेंको। तो जब आज भी निकले तो उन्होंने, दोनों बच्चे जब निकले तो उन्होंने कुएं में ढेला फेंका, क्योंकि इनको तो सांप की फुंकार सुनने थी। अब उनको फुंकार सुनने की इच्छा जागृत हुई। जैसे ही ये बात को दोबारा कैसे लिखना है कि इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अब इनके मन में ये इच्छा जागृत हुई। कौन सी इच्छा जागृत हुई कि पत्थर फेंको और अब सांप की आवाज सुनो, फुंकार। मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे हो लिया। अब ये बता रहे हैं कि मैं कुएं की ओर बढ़ा, मैं मतलब लेखक, और छोटा भाई कुएं की मेरे पीछे आ गया। और मेरे पीछे आया तो वो कैसा प्रतीत हो रहा था, अब वही बता रहे हैं कि मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो। अब बता रहे हैं कि जैसे हिरन का बच्चा होता है ना, मृग शावक का मतलब होता है हिरन का बच्चा। ठीक है, मृग शावक का मतलब क्या होता है, हिरन का बच्चा। बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं इसमें कि जैसे मेरा छोटा भाई तो मेरे पीछे ऐसे आ गया, मेरा छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे आ गया जैसे मृग शावक मतलब हिरन के छोटे बच्चे के पीछे उसका और छोटा हिरन का छोटा बच्चा, मतलब एक छोटा बच्चा हिरन का है, उसके पीछे उससे भी छोटा बच्चा उसके पीछे खड़ा हुआ है। तो मेरा छोटा भाई मेरे पीछे इस तरह से आकर के खड़ा हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। कुएं के किनारे से एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अब क्या किया, इनकी तो रोज की आदत थी बच्चों की ढेला फेंकने की। फट से ढेला उठाया बड़े भाई ने, मतलब बड़े का मतलब मीन्स वही लेखक ने ढेला उठाया और एक हाथ से टोपी उतारी और कुएं में ढेला फेंक दिया। अब तो भैया गजब हो गया, क्यों, क्योंकि टोपी के नीचे तो चिट्ठी थी आज। अब वही लिखा है कि पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी, मतलब इतना ऐसे डर गए जैसे बिजली गिर जाती है ना, उस तरीके की प्रॉब्लम आ गई। तो सांप ने फुसकार मारी या नहीं, ढेला उसे लगा या नहीं, यह बात अब तक स्मरण नहीं। तो कह रहे हैं लेखक कि मुझे ये याद नहीं है कि सांप ने फुंकार मारी थी, ढेला उसके ऊपर गिरा था, लेकिन मेरे ऊपर तो वज्रपात हो गया, मतलब जैसे बिजली गिर गई, बड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि मैंने एक हाथ से टोपी उतार दी थी। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अब बता रहे हैं 3 चिट्ठियां थी और एक हाथ से जब टोपी पकड़ ली तो तीनों चिट्ठियां कुएं के अंदर गिर गई। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अकस्मात जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। हत होने मतलब होता है गोली से मार खाने पर, ठीक है, गोली से घायल होने पर, घायल होना कह सकते हैं। ठीक है, कह रहे हाय चिट्ठियां निकली तो कैसा लगा, जैसे कोई हिरन घास चर रहा हो और अचानक किसी शिकारी ने उसको गोली मार दी हो और उसकी वो आत्मा गोली से घायल होने पर निकल गई हो और हिरन तड़प रहा हो। इसी प्रकार से लेखक एकदम से परेशान हो गए, हाय ये क्या हुआ, ये तो चिट्ठियां नीचे गिर गई। उसी भांति वे चिट्ठियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई, लेखक की जान ही जैसे निकल गई हो। उनके गिरते ही, उनके मतलब चिट्ठियों के गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। ठीक वैसे अब क्या हुआ, अचानक से होता ना चिट्ठियां गिरी, फट से लेखक ने झपट्टा मारा कि पकड़ ले, लेकिन नहीं पकड़ पाए। तो ऐसे झपट्टा मारा। फिर ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। तो शेर घायल हो जाता है और कितनी तलब से वो शिकारी पर हमला करता है ना, जैसे घायल शेर होता है, शिकारी को शिकारी पेड़ पर चढ़ के भाग रहा है, उस पे जैसे हमला शेर करता है, घायल हुआ शेर, वैसे ही मैंने उस चिट्ठियों पर झपट्टा मारा।
पर वे तो पहुंच से बाहर हो चुकी थी। पहुंच से बाहर होना मतलब वो मेरे हाथ न लग पाई और चिट्ठियां नीचे कुएं में जा गिरी। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। कुएं की वो जो ऊपर चबूतरा सा नहीं बना होता है, वहीं पर बैठे दोनों बच्चे रो रहे थे। छोटे भाई ढाड़े, ढाड़े मतलब खूब दहाड़ मार मार कर रोना। छोटे भाई जो था वो ढाड़े मतलब होता है खूब दहाड़ मार मार कर रोना। छोटा भाई खूब दहाड़े मार मार कर रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, और मेरी आंखों में आंसू भरे हुए थे और मैं भी रो रहा था। पतीली में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। निराशा, पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। अब ये निराशा हुई कि हाय चिट्ठियां तो गई। पिटने का भय मतलब बड़े भाई अब पीटेंगे। उद्वेग मतलब परेशान होना, बेचैन होना। उद्वेग मतलब परेशानी है, बेचैन से रोने का उफान आता है। जब ये तीनों ही स्थितियां होती हैं, मीन्स कोई व्यक्ति अगर निराश होता है और पिटने का भय होता है और परेशान होता है तो रोने का उफान आता है, मतलब रोना बिल्कुल आने लगता है। पलकों के ढकने भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। जो पलकें होती हैं ना, तो इसमें इसका मतलब है कि हम रोना चाह रहे थे लेकिन मेरी पलकें जो है उसको रोक रही थी कि आंसू ना आए। पर कपोलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे। लेकिन भाई प्रॉब्लम इतनी बड़ी थी कि आंसू तो गिर ही गए। माँ की गोद याद आती थी। अब उस वक्त माँ याद आ रही थी कि हाय हम लोग माँ की गोद में कैसे लेट जाया करते थे। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा रहे और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। अब कह रहे हैं हाय मन तो ऐसा कर रहा था माँ ये बात कह दे तो कोई बात नहीं बच्चों, परेशान मत हो, चिट्ठियां गिर गई तो क्या हो गया, दूसरी चिट्ठी लिख ली जाएंगी। ठीक है। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डाला है। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। अब लेखक क्या बता रहे हैं कि मन में तो ऐसा आ रहा था कि झूठी बोल दो जाके कि हमने चिट्ठियां डाल दी हैं और कुएं में मिट्टी भर दें, मिट्टी से कुएं को पाट दें और घर में झूठ बोल दें। लेकिन तब तक लेखक कभी भी झूठ नहीं बोलते थे, जानते ही नहीं थे कि झूठ बोलना क्या होता है। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। अब ये फिर एक उपमा दे रहे हैं कि जब हम लोग घर लौटेंगे बिना चिट्ठी डाले तो रुई की तरह धुनाई होगी। जैसे रुई को धुना जाता है ना, आपने देखा होगा जहाँ गद्दे तकिया बनते हैं तो वह रुई को पीट पीट के धुना जाता है। कह रहे हैं रुई की तरह हम लोगों को भी मार पड़ेगी खूब। मार के भय, मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। अब मार का सोच कर ही हाय कैसे मारेंगे, तो मन एकदम बच्चों का कांप जा रहा था। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दबा मैं बैठा सिसक रहा था। अब इसमें एक बात बता रहे हैं कि अगर हमने सच बोला तो पिटूंगी। और पिटने का जो भावी भय मतलब मैं ऐसी आशंका कर रहा था कि अगर मैंने सच बोला तो मैं पिटूंगा, तो इस बात से ही मैं डर जा रहा था। और झूठ बोलूंगा और चिट्ठियों की ना पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से, अच्छा और झूठ बोलूंगा कि हमने चिट्ठियां डाल दी, तो मन में गिल्टी है, मन में ये है कि हमें तो ये जिम्मेदारी दी गई की थी कि मैं चिट्ठियां डाला हूं और हमने नहीं डाली। तो इस बात का जिम्मेदारी का बोझ में मैं दबा था। एक तो मैं पिटने के भय से दबा था, एक था कि अगर मैं झूठ बोल दूं वो भी गलत बात हो जाएगी। तो मैं बैठा रो रहा था, सिसक रहा था मतलब रो रहा था। इसी सोच विचार में 15 मिनट हो आए। अब ऐसा सोचते सोचते 15 मिनट गुजर गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जा रहा था। दिन का बुढ़ापा मतलब दिन बड़ा हो रहा था, बड़ा हो रहा था का मतलब बुढ़ापा बढ़ता जा रहा से मतलब है शाम हो रही थी। ठीक है। देर हो रही थी और उधर दिन चढ़ता जा रहा था। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी। कहीं भाग जाने को तबीयत करती थी, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी, धारी मतलब दोनों तरफ जिसमें धार होती है। तलवार में एक तरफ धार होती है ना, लेकिन जिसमें दोनों तरफ धार हो। कहने का मतलब है, क्या मतलब है कहने का, बताओ बच्चों थोड़ा सोचो। कि एक तो पिटने का भय, उनको लग रहा था कि हम पीटे जाएंगे। दूसरा ये था कि अगर हमने झूठ बोल दिया तो वो भी गलत बात होगी। तो उस जिम्मेदारी थी ना हमारी चिट्ठी पहुंचाना, तो झूठ बोल देंगे तो वो भी गलत बात होगी। तो दोनों ही तरफ से ये बच्चे दोनों बहुत परेशान हो रहे थे, दोनों ही तरफ से इनको मार पड़ रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। दृढ़ संकल्प से दुविधा की बेड़ियां कट जाती हैं। अब बता रहे हैं अगर कोई दृढ़ संकल्प मतलब होता है ना पक्का इरादा कर ले, कोई अगर पक्का इरादा कर दे
तो दुविधा मतलब होता है संशय, कोई भी चीज में कोई संशय होना। दुविधा की बेड़ियां मतलब होता है वही जो जकड़ते हैं ना, रस्सी से जकड़ते हैं या लोहे की किसी उससे जकड़ दें। तो अगर हमने पक्का इरादा कर लिया तो कोई भी दुविधा होगी, मन में कोई भी संशय होगा, खत्म हो जाता है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई, अब लेखक कह रहे हैं मेरी परेशानी भी दूर हो गई। मैं जो दो बातों में फंसा हुआ था, दुविधा, दो बातों में जो फंसा हुआ था, परेशान था, वो मेरी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। कितना भयंकर निर्णय था, पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या। मूर्खता अथवा बुद्धिमत्ता से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। अब कह रहे हैं अगर कोई यही सोच ले कि हमें तो मरना है, लेकिन हमें हमें तो काम करना है, अब चाहे उसमें मरे चाहे जिए, तो अगर कोई इतना भयंकर निर्णय ले रहा है तो समझ लो वो अकेला ही आदमी काफी होता है किसी भी प्रॉब्लम को झेलने के लिए। संसार से भिड़ने का मतलब है वो अकेला ही व्यक्ति समर्थ होता है। अगर किसी ने सोच लिया कि हम तो इस काम को करके रहेंगे चाहे मर ही क्यों ना जाए, तो ऐसा ऐसा आदमी संसार से अकेले लड़ने को तैयार हो जाता है। वही कह रहे हैं कि अब उसने क्या निश्चय कर लिया लेखक ने, अब तो मैं कुएं में उतरूंगा और चिट्ठियों को लेकर ही जाऊं। और वह भी जानबूझकर, तो फिर वह अकेला संसार से भिड़ने को तैयार हो जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है। दूसरी शक्ति से मतलब है ईश्वर, फल तो ईश्वर पर निर्भर है। हम अपना कर्म करेंगे, हम चिट्ठियों के लिए नीचे उतरेंगे। उस समय चिट्ठियां निकालने के लिए मैं विषधर, विषधर मतलब सांप, मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया, पासा फेंक दिया था। मौत का आलिंगन हो, आलिंगन मतलब होता है ना गले लगाना, मौत का आलिंगन हो अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म। मतलब या तो मैं मर जाऊंगा, अगर मैं कुएं में उतरा, मैंने निश्चय कर लिया कुएं में उतरूंगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मौत आ जाए या सांप से मैं बच जाऊं और मुझे दूसरा जन्म मिल जाए, मतलब सांप से बचूंगा तो दूसरा ही जन्म हो गया ना। इसकी लेखक को कोई चिंता नहीं थी, पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियां उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। अब इन्होंने क्या सोचा, मैं तो कुएं में कूद जाऊंगा, घुस जाऊंगा, चिट्ठियां उठा लूंगा, सांप को मार दूंगा। ऐसा सोच करके लेखक कुएं में कूद पड़े। अब बच्चों यहाँ तक पढ़ते हैं, आप लोगों को आई थिंक ये कहानी बहुत ही मतलब अच्छी थी, बहुत ही रोमांचकारी थी, अच्छी लगी होगी। और इसके बाद का हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों, आप लोग इस चैप्टर को पढ़िए, बहुत बढ़िया है और इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।